Hello students, myself Uksar, Assistant Professor, Department of Chemistry, कनोडिया कॉलेज। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए, सबसे पहले इसका लर्निंग आउटकम देख सकते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग स्टूडेंट्स जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन को देखेंगे कि उन्हें अल्कोहल से या कार्बोनाइल से किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक बिहेवियर को देखेंगे कि एसिडिक बिहेवियर क्यों शो करता है और वो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट का एसिडिक बिहेवियर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। और स्टूडेंट्स जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को केमिकल रिएक्शंस में कहाँ कहाँ काम में ले सकते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर के कंप्लीशन पर स्टूडेंट्स भी एबल होगा कि वो इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब कर सके। तो सबसे पहले देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड इंट्रोडक्शन। तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप से बॉन्डेड होता है। तो इस पूरे ग्रुप को बोला जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगला देखिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आगे क्लासिफाई किया गया है। इसका क्लासिफिकेशन देखिए, अगर किसी कंपाउंड में ओनली वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो उसे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। अगर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो उसे बाई कार्बोक्सिलिक या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। और अगर उसमें तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो उसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर एक चेन में बॉन्डेड होते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, फैटी एसिड। इट मींस फैटी एसिड्स जो है वो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की एक लॉन्ग चेन होती है। अगला देखिए, नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में यहाँ पर सिंपल देखते हैं, जो भी आपका कंपाउंड है उसकी सिंपल एल्केन में से लास्ट का जो ई वर्ड है उसको हटाकर यहाँ पर क्या जोड़ दिया जाता है, ओइक एसिड एज अ सफिक्स। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो भी हाइड्रोकार्बन होगा उसके लास्ट ई को हटाना है और क्या लगाना है आपको, ओइक एसिड। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, ये एथेन ले रखा है, तो एथेन में से इस ई को हटा के अगर अपन एथेन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए तो क्या बनेगा, एथेनोइक एसिड। और देखिए, यहाँ पर ई हटाना है और क्या लगा देना है, ओइक एसिड। ठीक है। उसी तरह मान लीजिए 3 कार्बन का एसिड होगा तो वो हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। तो इसी तरह से हमें इसका नोमेनक्लेचर कर लेना है। अगला है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे सबसे पहले बता रखा है कि जो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड है, इट मीन्स जिनमें कार्बन एटम्स कम होते हैं, उनका नेचर होता है लिक्विड। वो नेचर में लिक्विड होते हैं और अनप्लीजेंट स्मेल होती है उनकी। बॉइलिंग पॉइंट्स का देखिए, बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है इंक्रीज होते जाते हैं। अगर प्योर फॉर्म देखें कार्बोक्सिलिक एसिड की तो उसमें क्या होता है, प्योर फॉर्म में कार्बोक्सिलिक एसिड में इंटरनल बॉन्डिंग होती है और ये डाइमर की फॉर्म में होता है। इसी वजह से इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी हाई चले जाते हैं, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है, बॉन्डिंग होती है। अब देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है और हाइड्रोक्सी ग्रुप, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इन चारों ग्रुप्स के कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से बनाते हैं। इसी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, ज्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के आईआर स्पेक्ट्रा की वैल्यू दे रखी है कि जो आईआर इसका मिलेगा वो 1700 से 1725 सेंटीमीटर इनवर्स पर मिलेगा और एनएमआर का जो शिफ्ट मिलेगा वो मिलेगा 2 से 2.5 पर। ये स्पेसिफिक वैल्यू होती है कार्बोक्सिलिक की। अगला देखिए, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग।
तो देखिए स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये देखिए इसमें, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आपको दिख रहा होगा ये कार्बन एटम है और ये ऑक्सीजन और ये भी ऑक्सीजन है। यहाँ इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, तो क्या आएगा, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आप अगर निकालें तो देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पे देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के लिए और लोन पेयर कार्बन के पास नहीं है, इट मींस 3 आएगा नंबर। तो ये क्या शो करेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो यहाँ देखिए इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और 1 सिग्मा बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर। तो ये भी क्या शो कर रहा है, 3, इट मींस ये भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। अब देखिए इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक तो ये, एक इस हाइड्रोजन से बन रहा है 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, 4 आ रहा है। 4 मींस sp3 होना चाहिए, बट ड्यू टू रेजोनेंस इसका जो एक लोन पेयर है वो रेजोनेंस में चला जाता है, और जब वो रेजोनेंस में चला जाता है तो वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता, तो उस लोन पेयर को काउंट नहीं किया जाता। तो यहाँ देखिए एक तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक इस हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड हो गया और 2 लोन पेयर में से एक आपका उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हाइब्रिड। तो यहाँ पर ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ से कार्बन एटम तीन sp2 ऑर्बिटल्स में से एक sp3 कार्बन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। एक sp2 ऑर्बिटल इस कार्बन एटम का इस ऑक्सीजन एटम के sp2 के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एंड एक जो बचा हुआ sp2 ऑर्बिटल है वो इस ऑक्सीजन एटम के sp2 के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। अब अगला देखिए, ये 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब एक ऑक्सीजन एटम जो है वो कार्बन के साथ पाई बॉन्ड भी बनाता है, कार्बोनाइल वाला जो ऑक्सीजन एटम है, तो उसकी देखिए यहाँ पर शो कर रखा है, इस कार्बन के जो वेकेंट अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल बचा हुआ है वो ऑक्सीजन के इस अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल से साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है, और इस साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से कौन सा बॉन्ड बनता है, आपका पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये था इसकी स्ट्रक्चर। और ये जो बचे हुए दोनों आपके लोन पेयर हैं, लाइक यहाँ पर, तो यहाँ पर ये दोनों किस में होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में होते हैं, और जो हाइड्रोक्सी वाला ऑक्सीजन एटम है उसके एक sp2 में तो लोन पेयर जो बचा हुआ होता है वो होता है, और एक sp2 जो है वो हाइड्रोजन एटम के s ऑर्बिटल से sp2s ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो ये हाइड्रोक्सी वाला ऑक्सीजन हो गया और ये कार्बोनाइल वाला ऑक्सीजन एटम हो गया। अगला देखिए एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए जब भी किसी कंपाउंड की या किसी एसिड की हम एसिडिटी की बात करेंगे तो वो डिपेंड करती है उसकी प्रोटॉन डोनेशन पावर पर। तो इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4, ये स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में, क्योंकि ये इजीली H+ डोनेट कर सकते हैं। और ये जो सॉल्यूशन जो भी आपका सॉल्यूशन होता है उसमें कंप्लीटली डिसोसिएट होकर H+Cl- या फिर H+HSO4- बना लेते हैं। देखिए वाटर में जब इनको डिसॉल्व किया जाता है तो ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड की जब बात करें तो ये कंप्लीट डिसोसिएट ना होकर स्लाइटली डिसोसिएट होता है, पार्शियली डिसोसिएट होता है। इसीलिए इसकी जो एसिडिटी होती है वो इनऑर्गेनिक एसिड के कंपैरिजन में कम हो जाती है। अगला देखिए, ये देखिए यहाँ पर इसका डिसोसिएशन भी दिखा रखा है कि जो HCl है उसने तो वाटर से डिसोसिएट होकर कंप्लीटली Cl- बनाया और आपको क्या बन गया, एक H+ निकाल दिया इसने बाहर। और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ने भी H+ डोनेट किया और आपका कार्बोक्सिलेट आयन और आपका H+ बाहर निकाल के हाइड्रोनियम आयन बनाया है। लेकिन इसके बनने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इसीलिए इसकी एसिडिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अगला देखिए
इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी। तो सबसे पहले रेजोनेंस की वजह से देखते हैं। तो रेजोनेंस की वजह से रेजोनेंस जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिटी को इंक्रीज करता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड H+ डोनेट करने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है, जो कि रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है। और अल्कोहल जो है वो H+ डोनेट करने के बाद एल्कोक्साइड आयन बनाता है, जिसमें जो सिर्फ ऑक्सीजन एटम पर ही लोकलाइज्ड होता है, उसमें रेजोनेंस नहीं होता। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी जो होती है वो ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में? अल्कोहल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर पूरा वही बता रखा है कि जो कार्बोक्सिलेट का जो नेगेटिव चार्ज है वो 2 ऑक्सीजन के बीच में डीलोकलाइज्ड होता है, जबकि और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, जबकि अल्कोहल का जो नेगेटिव चार्ज है वो ओनली और एक ही ऑक्सीजन पर, सिंगल ऑक्सीजन एटम पर लोकलाइज्ड होता है, कोई रेजोनेंस नहीं होता, इसलिए वो क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो ये दोनों उसके बारे में बता रखा है। ये देखिए, ये इसका डीलोकलाइजेशन दिखा रखा है। ये इस कार्बन एटम पे, इस ऑक्सीजन एटम से यहाँ मूव करके इस पर पहुंच गया, तो ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। अगला स्टेप देखिए, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखिए कि जब भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड पर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो वो क्या करेगा? कार्बोक्सिलिक के जो ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज है उसको वो इंक्रीज करेगा। तो इट मींस वो क्या कर रहा है? उसको अनस्टेबल करता है, क्योंकि किसी भी कंपाउंड की टेंडेंसी ये होती है स्टेबल होने की कि वो न्यूट्रल स्टेज में आके स्टेबल हो जाए। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो वो क्या कर रहा है? उसको अनस्टेबल कर रहा है, तो और उनकी एसिडिटी को कम कर देगा। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो क्या कर रहे हैं? वो ऑक्सीजन एटम के नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं और नेगेटिव चार्ज को खत्म कर रहे हैं, और उसको क्या कर रहे हैं? स्टेबलाइज कर रहे हैं। और इसी तरीके से वो क्या करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स देखिए, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि सबसे पहले एथेनोइक एसिड लिया है, देन एक अल्फा हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस करती गई हूँ, किससे? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ रहे हैं, ये H+ डोनेट के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसको उतना ही ज्यादा स्टेबल करेंगे। ये सिंगल पावर से करेगा, ये डबल पावर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और ये ट्रिपल पावर से। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे, कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिटी भी आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की बढ़ेगी। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने नंबर सेम रखा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर जो है इनका वो अलग अलग है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर रखेगा। तो यहाँ देखिए, सिंपल एथेनोइक एसिड है, उसके बाद आयोडीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, तो वो नेगेटिव को कार्बोक्सिलेट आयन के नेगेटिव को थोड़ा कम स्टेबल करेगा, लेकिन ब्रोमीन आयोडीन से तो ज्यादा करेगा बट क्लोरीन से कम करेगा। और इसी तरह ये ऑर्डर चल रहा है। और अगर इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर देखें तो वो क्या होगा? फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, देन क्लोरीन की होगी, देन ब्रोमीन की, और सबसे कम हो जाएगी आपकी आयोडीन की। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टेबलाइज करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।